नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। देश की सबसे बड़ी सेवा में बड़ी सारी हासरतें लेकर अधिकारी आते हैं। जो अखिल भारतीय सेवा के हैं, जो आईएएस हैं वो मुख्य सचिव बनना चाहते हैं, और जो आईपीएस हैं वो डीजीपी की कुर्सी तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं। अब ये राह कई बार बहुत कठिन हो जाती है, कुछ के सपने पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। आज हम आईपीएस अफसरों की एक ऐसी समस्या पर नज़र डालेंगे जिसमें वो सर्वोच्च कुर्सी पर पहुंचने से पहले एक पायदान नीचे ठिठक गए हैं, यानी उनका प्रमोशन रुका हुआ है। क्योंकि ऊपर जगह खाली नहीं है। बात उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अफसरों की जो इस समय एडीजी हैं और उनके डीजी बनने के लिए राह कठिन है। वो एलिजिबल तो हैं लेकिन जगह नहीं है, इसलिए प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश में नया साल आने वाला है। नए साल पर बड़े पैमाने पर अफसरों के पोस्टिंग्स होती हैं, उनके प्रमोशंस होते हैं। इस प्रमोशन में इस बार यूपी के किसी एडीजी को डीजी नहीं बनाया जा रहा है। क्योंकि डीजी पर कोई पद खाली नहीं है। अब आप सोचिए कि 1 दर्जन आईपीएस अफसर ऐसे हैं जो एडीजी हैं और वो डीजी पद की योग्यता रखते हैं, उसके योग्य हो चुके हैं, लेकिन जगह ऊपर खाली नहीं, इसलिए वो एडीजी के रूप में काम कर रहे हैं। इस साल डीजीपी पद पर कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, नो वैकेंसी की वजह से। लंबा इंतज़ार ये हो सकता है कि आने वाले 2-2.5 साल अभी इन अफसरों को इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि ऊपर रिटायरमेंट की गति जो है वो थोड़ी धीमी है। अब हम नज़र डालें तो किस पर इसका असर पड़ता है। 1990 और 1991 का जो आईपीएस अफसरों का बैच है वो खाली हाथ रह गया, उसको इस बार प्रमोशन नहीं मिला। 1991 बैच को तो अभी लंबा टाइम लगेगा, लेकिन जो 90 बैच है जिसको डीजी बन जाना चाहिए था, अब वो बिना डीजी बने ही उसमें से कुछ लोग रिटायर हो जाएंगे। अगर हम 90 बैच पर नज़र डालें तो सबसे पहले दलजीत चौधरी की बात आती है। हालांकि वो सेंटर में तैनात हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एमके बसाल हैं, मनमोहन कुमार बसाल, वो डीजी बन जाने चाहिए लेकिन एडीजी हैं। तनुजा श्रीवास्तव हैं, एसके माथुर हैं, अंजू गुप्ता हैं, सुभाष चंद्र हैं। ये लोग डीजीपी पद के लिए बाहर हैं। डीजी में वो किसी भी जगह जा सकते हैं, लेकिन इनको प्रमोशन इस साल नहीं दिया गया। इसी तरह से 1991 बैच भी डीजी बनने का पूरी योग्यता रखता है, लेकिन वो भी अभी तो 90 नहीं हुआ, उसके ऊपर जगह नहीं खाली है, तो अभी तो उनको टकटकी लगाए देखना है। 91 बैच में आप देखेंगे तो सबसे पहले नाम आएगा एडीजी एलओ का प्रशांत कुमार का। हालांकि 91 बैच के ज़्यादातर अफसर इस समय बाहर हैं यूपी के, वो केंद्र में तैनात हैं, लेकिन प्रशांत कुमार और लखनऊ जोन के एडीजी हैं ब्रिजभूषण, और आगरा जोन के एडीजी हैं राजीव कृष्णा। ये 3 नाम हैं जो उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं 91 बैच के, और इनको भी प्रमोशन होना था, नहीं मिल पाया। अब इसमें अंजू गुप्ता जो हैं वो नवंबर 2023 में रिटायर हो जाएंगी, यानी कि 11 महीने उनकी नौकरी बची है। इसी तरह से आप देखिए तो ब्रिजभूषण की नौकरी तो मात्र 2 ही महीना बची है, वो फरवरी में रिटायर हो रहे हैं 23 में। एसके माथुर वो जनवरी 24 में रिटायर हो जाएंगे, यानी कि उनकी नौकरी 1 साल 1 महीना बची है। और उसके बाद दावा शेरपा का नाम आपने सुना होगा, 91 बैच है उनका, वो रिटायर हो गए। वो एडीजी थे, डीजी पद के लिए अहर थे, लेकिन नहीं बन पाए। तो नौकरी के आखिरी दौर में जो लोग डीजी पद पर नहीं पहुंच पाते, सोचिए उनके मन में कितनी कसक रहती होगी, क्योंकि ये खलता है परिवार में, समाज में, स्टेटस के सामने। भाई एक ऐसा सिस्टम बन गया कि उसके आगे अफसर बेबस हैं, वो कुछ कर नहीं सकते।
अखिल भारतीय सेवा में तो आए थे सब बराबरी से, तेजी से प्रमोशन भी होते गए, लेकिन ऊपर की कुर्सी पर पहुंचने के लिए वहां पर रिटायरमेंट जैसे जैसे होता है तब प्रमोशन होता है। आईपीएस में बड़ी समस्या है। आईएएस का होता तो पूरा बैच एक झोंका में हो जाता अपना प्रमोट, चाहे पद हो चाहे ना हो, वो अपना प्रमुख सचिव एसीएस बन जाता। लेकिन आईपीएस में ये सिस्टम नहीं है। अब बात उत्तर प्रदेश के एक फायर ब्रांड नेता की। वो नेता जो सांसद होकर अपनी ही पार्टी की तमाम सारी गलत नीतियों पर खुलकर बोलता है, वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी सरकार की खुलेआम आलोचना करता है। उसे डर नहीं है कि पार्टी क्या सोचेगी, पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई कर देगी, पार्टी उन्हें हो सकता है कि आने वाले चुनाव में टिकट न दे, लेकिन वो इन सब चीज़ों से बेफिक्र हैं। बात पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी की हो रही है। चर्चा ये आई है कि वरुण गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी शब्द हटा दिया है। इसके क्या मायने हैं? सियासत में इसको बहुत बारीकी से देखा जाता है, बगावत के तौर पर भी देखा जा सकता है, नाराजगी के तौर पर भी माना जाता है कि क्या वरुण गांधी बगावत करेंगे सियासत में, कोई उन्होंने अपने लिए अलग राह चुन ली है, उनके रास्ते क्या बीजेपी से जुदा हो गए हैं या जुदा होने वाले हैं। वरुण गांधी अपनी सरकार के खिलाफ पहले भी बहुत मुखर रहे हैं, चाहे वो निजीकरण का विरोध रहा हो, चाहे वो महंगाई की बात रही हो, बेरोजगारी की बात रही हो, खुलेआम वो यूपी और केंद्र सरकार की आलोचना करते हैं। वो आरोप लगाते रहे हैं कि रेलवे, सेल, एयरपोर्ट, तमाम सारे सरकारी संस्थान बिक रहे हैं, देश पूंजीपतियों के हाथों में जा रहा है, गरीबों के बच्चों को सरकारी नौकरियों में अवसर कम हो रहे हैं। जब पूंजीपतियों के हाथ में चीज़ें चली जाएंगी तो आम आदमी के जो बच्चे होंगे वो नौकरी कहाँ पाएंगे। आम आदमी के लिए रोजगार के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। गन्ने के रेट पर, लखीमपुर के किसान आंदोलन पर वरुण गांधी का विरोध पूरे खुद हिंदुस्तान ने, उत्तर प्रदेश ने देखा है। वो संविदा कर्मियों के आंदोलन में पहुंच जाते हैं, सरकार के अफसरों को खरी खोटी सुनाते हैं। तो ये उनके जो कदम हैं ये साफ संकेत देते हैं कि बीजेपी के साथ अब उनका रिश्ता अंतिम चरण पर है, आखिरी पायदान पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव का अब इंतजार है। सियासत के जानकार ये देखना चाहते हैं कि बीजेपी उनको टिकट देती है या नहीं, तभी उनके राजनीतिक भविष्य का कोई स्वरूप तय होगा। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी दोनों सांसद तो हैं, लेकिन पार्टी में वो इस समय हाशिए पर है। संगठन से लेकर सरकार तक में कहीं उनकी बहुत उपस्थिति दिखती नहीं है। ऐसे में कई बार ये चर्चा उठती है कि वरुण गांधी को अपने मूल परिवार में वापसी करनी चाहिए, या प्रियंका और राहुल गांधी जिस तरह से देश में सियासत में निकलकर संघर्ष कर रहे हैं, वरुण गांधी को उनके साथ आना चाहिए या वो आ सकते हैं। तमाम सारी संभावनाओं पर बातचीत होती है। इसका सबका रिजल्ट आपको 2024 के चुनाव से पहले देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक वो बीजेपी से सांसद हैं, लेकिन बात वो हमेशा मुद्दे की करते हैं। वरुण गांधी की आपकी हिम्मत को उनको दाद भी देना पड़ेगा कि वो कभी लीक से हटते नहीं। वो डटकर लाठी के दम पर सटीक और सीधे लहजे में सवाल पूछते हैं, सरकार को घेरते हैं, अपनी ही सरकार पर तमाम सवाल खड़े करते हैं। वरुण गांधी एक फायर ब्रांड नेता रहे। एक ज़माने में बीजेपी ने उनके अंदर बड़ी सारी संभावनाएं देखी थी। वो एक दौर था लाल कृष्ण आडवाणी का, राजनाथ सिंह का। उस समय वरुण गांधी एक उभरते हुए युवा नेता थे। उत्तर प्रदेश में उनकी एक समय में चर्चा मुख्यमंत्री की कुर्सी तक के लिए होती थी, लेकिन वक्त बदला, मोदी का काल शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में भी आई और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। धीरे धीरे वरुण गांधी का स्टारडम बीजेपी में नीचे जाता गया, योगी का ग्राफ बढ़ता गया। जो वरुण गांधी के संरक्षक थे बीजेपी में, वो सब मार्गदर्शक मंडल की ओर बढ़ चले। वरुण गांधी सियासत में खाटी ईमानदारी
के लिए भी जाने जाते हैं। तीसरी बार वो सांसद हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के कोई गंभीर आरोप कभी उन पर लगे नहीं। सरकारी धन का वो कोई इस्तेमाल करते नहीं। सियासत में आज जिस उच्च कोट के चरित्र की उम्मीद आप किसी राजनेता से करते हैं, वो भी वरुण गांधी के पास है। लेकिन हमारे देश में इन सब चीज़ों की कितनी पूछ है, कितना महत्व है, ये सब आप जानते हैं कि जब चुनाव की बयार बहती है तो जो समीकरण चलते हैं, जो जातिवाद की हवा चलती है, उसमें इन सब चीज़ों का कोई मूल्य नहीं रह जाता और ऐसे मूल्यों को धारण करने वाले लोग पीछे रह जाते हैं। वैसे अब सबकी निगाह 2024 पर है, तब ये तय होगा कि वरुण गांधी का जो भविष्य है वो किस तरफ जा रहा है, उनकी सियासत किस ओर जाएगी। हुनरमंद होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में बड़े दक्ष रहे हों, और अगर कोई पढ़ाई में भी दक्ष रहा, अखिल भारतीय सेवा में आ गया और हुनरमंद भी है, तब तो समझ लीजिए कि दोहरा फायदा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस में पिछले दिनों एडीजी लेवल के 7 अफसरों के तबादले हुए, लेकिन इन तबादलों में कुछ ऐसे नाम थे जो लोगों को चौंकाते हैं। दूसरी तरह से कहें कि ये जो तबादले थे, ये एडीजी स्तर पर जो जुगाड़ का कमाल है उसको दर्शाते हैं। तो हुनरमंदों के कमाल और जुगाड़ का तंत्र इस देश पर हमेशा हावी रहा है, और उस तबादले में, उस लिस्ट में भी ये बातें आपको देखने को मिलेंगी। एडीजी स्तर के तबादलों में जिन 2 नामों पर हम चर्चा करेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जिन्हें पहले 15 दिन पूर्व ही पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया गया था, आज अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सरकार उनके बिना कहीं महत्वपूर्ण तैनाती नहीं देखती। उनको उससे बड़े इंपॉर्टेंट पदों पर बैठाना है। बात उत्तर प्रदेश में नोएडा के पुलिस कमिश्नर रहे आलोक सिंह की और बनारस के पुलिस कमिश्नर रहे सतीश गणेश की। इन दोनों अफसरों को सरकार ने नाराजगी के तौर पर हटाया था। आलोक सिंह 3 साल तक नोएडा में पुलिस कमिश्नर रहे। हैरत की बात है कि उनको 15 दिन के भीतर ही दोबारा से वहीं भेज दिया गया कानपुर में। आलोक सिंह कानपुर के आईजी थे। जब से दिल्ली से लौटे हैं उनकी पोस्टिंग कानपुर हुई आईजी के पद पर, और वहीं से वो एडीजी बने और चले गए नोएडा के कमिश्नर बनकर, और नोएडा से हटे 3 साल बाद तो फिर वहीं कानपुर में एडीजी बनकर लौट आए। क्या विचित्र संयोग है और ताकत है, क्या जुगाड़ है, क्या सेटिंग है, इसका एहसास कराता है ये तबादला, ये सूची। दूसरी ओर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र था बनारस, वहाँ पर पुलिस कमिश्नर थे सतीश गणेश। उनको अब वहाँ से हटाने के बाद सरकार ने रेलवे के पूरे प्रदेश का चार्ज दे दिया। गाड़ी सड़क मार्ग से निकलकर रेल मार्ग पर सरपट दौड़ने लगी। अब शानदार पोस्टिंग मिल गई। तो ये पैमाना क्या है सरकार का? 3 साल में आप नोएडा रहिए, बड़ी बड़ी कमिश्नरियों में रहिए, फिर आपको महत्वपूर्ण जगहों पर तैनाती दे दी जाए और हटाया जाए। उसके पीछे क्या कारण थे, तमाम सारे लोग उस पर चर्चा करते हैं। कमान किसको कहाँ दी गई ये बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब लखनऊ के कमिश्नर डी.के. ठाकुर हटाए गए, कानपुर के कमिश्नर विजय सिंह मीणा हटाए गए, तो 4-4 महीना सरकार ने उनको वेटिंग में रखा, कोई पोस्टिंग नहीं दी। और यहाँ 15 दिन बाद लड्डू थमा दिया गया कि आओ फिर मलाई काटो। तो आखिर ऐसा कौन सा जुगाड़ है, ऐसे कौन से लाल लगे हैं, ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसमें यह चमत्कार हो जाता है? बहुत बार सोचने पे मजबूर करता है। कुछ और नाम लेंगे। बरेली के एडीजी हैं राजकुमार, 6 महीना पहले गए थे, अचानक से उनको भी हटा दिया, वहाँ पर पीसी मीना को भेज दिया, किसी को काम करने का मौका भी नहीं दिया। दूसरी ओर भानु भास्कर हैं, सरकार के बड़े गुडबुक के अफसर थे, कानपुर में एडीजी थे। जब से दिल्ली लौटे रातों रात उनको कानपुर का एडीजी बनाया सरकार ने। 1.5-2 साल से थे, अचानक से आलोक सिंह ने उनकी गाड़ी डिरेल कर दी, भेज दिए गए। कहीं पुलिस कमिश्नर बनने की उम्मीद रही होगी, भेज दिए गए प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे एडीजी हैं जो 2-2 साल से 3-3 साल से किनारे पड़े हैं, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है।
और जिनके नाम के आगे ईमानदारी बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखी है। आज बात करेंगे हम जय नारायण सिंह, जो एडीजी हैं पुलिस एकेडमी में मुरादाबाद में। पिछले 2 साल से सरकार ने उनको वहाँ पर डाल रखा है। जय नारायण खांटी ईमानदार IPS अफसरों में उनकी गिनती है। ज्योति नारायण, सरकार ने उनको जालौन में डाल दिया PTC में। उनके बेटे ने अभी पूरे देश में नाम किया, सरकार का ध्यान शायद उस ओर गया हो। ये लोग ट्रेनिंग सेंटर में वक्त गुजार रहे हैं। सुजीत पांडे भी पिछले 3 साल से करीब पड़े हुए हैं जाकर। तो सरकार क्या कुछ अफसरों के प्रति सॉफ्ट रुख रखती है, या दोहरा मानक है, या जुगाड़ तंत्र हमेशा कायम रहता है और वो कामयाब हो जाता है? कई सारे सवाल आते हैं और आपको हंसी भी आएगी कि भाई दाग चाहे जिसके ऊपर हो, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस। और यही पुलिस में चलता रहा है और यही हो रहा है। अब बात उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी की, सबसे गर्म खबर की, दुर्गा शंकर मिश्रा की, जो उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी हैं, एक्सटेंशन पर थे, 1 साल पहले रिटायर हो गए थे। लोग कयास लगाते रहे, ब्यूरोक्रेसी दूरबीन लगाए बैठी रही कि अब की बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ ने कहा नहीं एकदम तय है, कुछ ने कहा कि 3 महीना, किसी ने कहा 6 महीना। लेकिन जब परिणाम आया तो सब धाराशाही चौंक गए। दुर्गा शंकर मिश्रा को दूसरी बार 1 साल के लिए उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव के पद पर सेवा विस्तार दे दिया गया। यूपी के इतिहास में यह शायद पहला मौका होगा जब किसी मुख्य सचिव को 1 साल का 2 बार सेवा विस्तार मिला है। हमने तो सुना था, देखा था कि लोग 6 महीना और 3 महीना के लिए तरसते हैं, लेकिन किस्मत हो तो दुर्गा शंकर मिश्रा जैसी, जिन्हें दोबारा सेवा विस्तार मिला। इस खबर ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ी हलचल मचाई हुई है, क्योंकि 1984 बैच का यह IAS अफसर केंद्र सरकार की निगाह में कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्व रखता है, उनको इस एक्सटेंशन से समझा जा सकता है। पिछले साल उनके रिटायरमेंट के बाद 1 साल का सेवा विस्तार लोगों को आश्चर्य में डाले हुए था, लेकिन इसने चौंका दिया, इसने मजबूर कर दिया कि अब आने वाले जो लोग हैं उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे। देखिए, दुर्गा शंकर मिश्रा काम के मामले में उत्कृष्ट श्रेणी के अफसर माने गए और उनके व्यवहार, उनकी कार्यशैली से ब्यूरोक्रेसी प्रसन्न है। लेकिन चूंकि सेवा में आना और जाना सबका एक समय तय है और उसके बाद नए लोग उसका स्थान लेते हैं, तो जो लोग इस इंतजार में थे कि अब की बार हमें बैठने का मौका मिलेगा, वो निराश हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा एक्सटेंशन क्यों पा रहे हैं? क्योंकि वो केंद्र में तैनात रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद अधिकारियों में उनकी गिनती होती रही और उन्होंने अपने काम से उत्तर प्रदेश में जो केंद्र की योजनाएं रहीं, इसके अलावा आने वाले समय में इन्वेस्टर समिट का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है और निकाय के चुनाव भी होने हैं। इन सब जिम्मेदारियों को देखते हुए सरकार ने उनको 1 साल का और मौका दिया। लेकिन अब जानकार इसके आगे की भी बात करने लगे हैं कि दुर्गा शंकर की गाड़ी अब यहीं रुकेगी नहीं। और जब 31 दिसंबर 2023 में हम खड़े होंगे, तब फिर मार्च अप्रैल में लोकसभा का चुनाव होगा 24 का, फिर एक्सटेंशन उनके मिलने की पूरी संभावना है। तो फिर ये जो 1.5 साल का समय है, इसमें जो IAS अफसर आएंगे उनका क्या होगा? वो बिना शीर्ष कुर्सी पर पहुंचे ही घर विदाई ले लेंगे। इसमें आप देखिए कि सबसे ज़्यादा नुकसान 1987 बैच, 1988 बैच, इस बैच के अफसरों की अब कहानी समाप्त। उनको अब चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी मिलना बेहद मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, मनोज सिंह, माना जाता था कि वो 88 बैच के APC हैं और उनको आगे सरकार चीफ सेक्रेटरी बनाएगी, लेकिन अभी उनकी संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं, उनकी नौकरी लंबी है। हालांकि अगर आप 1987 बैच को देखेंगे तो 87 बैच तो पूरी तरह से समाप्त है, क्योंकि महेश गुप्ता, हेमंत राव, संजीव मित्तल, तमाम सारे अधिकारी, मित्तल तो अगस्त में चले जाएंगे 23 में, महेश गुप्ता अप्रैल 24 तक हैं, हेमंत राव भी हैं। लेकिन जब 31 दिसंबर 23 को
अगर मान लीजिए रिटायर हो जाते हैं दुर्गा शंकर मिश्रा, तो 4 महीना गुप्ता जी के बचेंगे, हेमंत राव के 5 महीना बचेंगे। तो इस अवधि के लिए कोई उनको चीफ सेक्रेटरी तो बनाएगा नहीं। फिर 88 बैच का नंबर आता है। मनोज सिंह एक स्वाभाविक दावेदार 2025 तक बने रहेंगे। सरकार की इच्छा भी होगी कि उनको हम चीफ सेक्रेटरी बनाएं, लेकिन जब पद खाली हो तब तो, जब यहाँ नौबतें नहीं है। दुर्गा शंकर ताकतवर अफसर बनकर उभरे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके इस एक्सटेंशन ने एक और चर्चा को जन्म दिया है। वो एक विरोधाभासी चर्चा है। वो ये है कि यूपी सरकार जिसको चाहती है एक्सटेंशन देना, उसका मनाही हो जाती है। एक उदाहरण ये है कि योगी सरकार के बहुत विश्वस्त अफसर थे अवनीश अवस्थी। सरकार ने चाहा कि उनको जो है हम एक्सटेंशन दे दें, 6 महीना ही मिल जाए, नहीं हुआ। फिर बात आई यूपी के डीजीपी पद पर। वहाँ पर सरकार चाहती थी कि हम अस्थायी तौर पर कोई डीजीपी नियुक्त कर दें, लेकिन वो भी अड़ंगा लगा रहा, अटका रहा, नहीं हो पाया। आज तक कार्यवाहक डीजीपी से काम चल रहा है। तो जो सरकार अपने अफसरों को परमानेंट करना चाहती थी 2 लोगों को, वो नहीं कर पाई। इसके विपरीत केंद्र से आया हुआ एक अफसर, वो लगातार रिटायरमेंट के बाद भी विस्तार पर विस्तार ले रहा है। तो कई सारे लोगों की अरमानों पर पानी तो फिर रहा है, लेकिन साथ साथ जो जानकार हैं, जो चर्चा करते हैं, वो केंद्र और यूपी के बीच इस तरह के विरोधाभासी बातों को भी बारीकी से देखते हैं। फिलहाल इस बड़ी कुर्सी का रास्ता अब 1 साल के लिए बंद हो गया है। यूपी के ब्यूरोक्रेसी में इस एक्सटेंशन से आप एक चीज़ ये देख सकते हैं कि शीर्ष पदों पर जाने के लिए इस तरह से संभावनाएं बनती और बिगड़ती हैं। फिलहाल अब हम पावर सेंटर के अंतिम में आ गए हैं, आखिर में, और जाते जाते हम आपको नदीम फर्रुख की 4 लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे, जिसमें रिश्तों की अहमियत के साथ साथ जो लोग बड़े पदों की खातिर झुकने को तैयार रहते हैं, उनके अंतर को इस लाइनों में दर्शाया गया है। तो सुनिएगा कि जमाना जिनके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडहर में क़याम करता है। और बूढ़े बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को वो झुककर सलाम करता है। नमस्कार।